रीबर्थ ऑफ प्रोटेक्टर ऑफ नागमणि एपिसोड 10। शिवन्या के घर के बाहर नील वीर्य से परेशान होकर पूछता है, भैया यहाँ तो एक ही शक्ल की दो नागिनें हैं। अब इनमें से कौन हमारी वाली है ये हम कैसे पता करें? वीर्य नफरत से कहता है, वो एक हो, दो हो या हजार हो उसे मरना होगा। अगर ये दो है तो दोनों को ही मार डालो। नील फिर खुश होकर पूछता है, तो फिर नेक काम में देर कैसी भैया, चलो अभी चलते हैं और इस किस्से को खत्म करते हैं। वीर्य फिर अपनी शैतानी नजरें पूरे घर में घुमाकर कहता है, अरे इतनी भी क्या जल्दी है उनका काम तमाम करने की। कितना अरसा हो गया है हमें इंसानी दुनिया में आए और इंसानी खून पिए। पहले चलकर इन बिद्दी इंसानों का खून तो चख ले, फिर करेंगे मौत का नाच। नील ये सुनकर और भी ज्यादा जोश में आ जाता है। फिर वो जयेश, शोभना और नितिन के कमरे की तरफ देखने लगता है। फिर खुश होकर कहता है, वाह भैया वाह, क्या बात कही है आपने। इंसानी खून पीकर उन नागिनों को निपटाने में और भी ज्यादा मजा आएगा। वीर्य फिर शातिर मुस्कान लिए घर के अंदर जाता है। वही नील भी खुश होता हुआ घर की तरफ बढ़ता है और उसके पीछे बाकी ले लोग भी रवाना हो जाते हैं। शिवन्या जो अपने ही ख्यालों में खोई हुई है तो उसे किसी की कोई सुध-बुध नहीं है। वही जिया ऋत्विक की यादों में खोई है। तभी उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। ये तेज धड़कने उसे किसी खतरे की घंटी की तरह सुनाई दे रही थी। जिया फिर पता नहीं क्या सोचकर लेकिन अपने आसपास की हलचल को महसूस करने लगती है। वो अपने आसपास हो रही आवाज को ध्यान से सुनने लगती है। फिर उसे कुछ ऐसा एहसास होता है जिससे वो हक्की बक्की रह जाती है। वो फिर अपनी नजरें घुमाकर इधर उधर देखने लगती है तो पाती है कि कुछ आदमी नितिन के रूम की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके चेहरे देखकर लगता है कि उनके इरादे कुछ ठीक नहीं है। ये देखकर जिया तुरंत ही शिवन्या को देखती है जो कि अपने रूम में बिस्तर पर गोल गोल घूम रही थी। जिया फिर बिना देरी किए नितिन के रूम की तरफ भागती है। अब नितिन के रूम में नितिन अंगड़ाइयां लेते हुए सोने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो लाइट्स ऑफ कर देता है और आई मास्क पहन लेता है। फिर वो अपने सपनों की दुनिया में खो जाता है। उसके ऐसा करते ही रूम का डोर खोलकर वीर्य और नील रूम में आ जाते हैं। बाकी के लोग भी देखते ही देखते रूम में आ जाते हैं और उनके पीछे पीछे जिया भी वहां पहुंच जाती है। वो देखती है कि एक लड़का जो सबसे आगे था उसके हाथ के नाखून लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसके हाथ पर ढेर सारे काले बड़े लंबे बाल बाहर निकल रहे हैं। जिया को अब ये बात समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि वो लोग कौन है। वो फिर तेजी से अपना रास्ता बदलकर शिवन्या के रूम में चली जाती है। जिया शिवन्या को पकड़कर उसे धीरे से बताने की कोशिश करती है, लेकिन अफसोस कि उसका कहा हुआ एक एक शब्द शिवन्या के सिर के ऊपर से चला जाता है। वो मुस्कुराकर कहती है, ओफो जिया, ये तुम इतना धीरे क्यों बोल रही हो? मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज तुम जरा जोर से बोलो। जिया फिर नितिन की तरफ देखती है जो कि कुछ ही पल में इन खतरनाक नेवलों का शिकार बनाने वाला था। जिया की तो मानो सांस ही गले में अटक गई थी। वो फिर जोर से शिवन्या की मुंडी अपने दोनों हाथों में पकड़कर उसे नितिन के रूम की तरफ मोड़ देती है। उस समय शिवन्या की शक्तियां अपने चरम पर थी तो उसे भी वही सब दिखने लगा जो जिया को दिखाई दे रहा था। शिवन्या अपने कलेजे के टुकड़े को मौत के बेहद पास देखकर मानो बौखला जाती है। वो जोर से चिल्लाने ही वाली थी तभी जिया उसका मुंह बंद कर देती है और उसे कुछ इशारे करने लगती है। वही वीर्य अकड़ के साथ बोलता है, तो भाई लोग, इंसानी दुनिया का पहला शिकार करने की खुजली सबसे ज्यादा किसको हो रही है? हम। यहाँ कौन है जो सबसे पहले इस इंसान का खून पीना चाहेगा? तभी नील जोश में आकर कहता है, भैया ये मौका बौका छोड़ो और बस शिकार करो। मैं तो कहता हूँ सब एक साथ ही टूट पड़ते हैं इस पर, क्या कहते हो भाई लोग? सभी फिर एक साथ कहने लगते हैं, हाँ हाँ हम एक साथ ही इसका खून पिएंगे। हाँ हम एक साथ ही इसका खून पिएंगे। इतना शोर सुनने पर वीर्य अपना हाथ झटके से ऊपर उठता है। इससे सभी एकदम से चुप हो जाते हैं। वही इससे नितिन की आंखें खुल जाती हैं और वो लाइट्स ऑन कर देता है। ये वही समय होता है जब वो आदमी इंसान से नेवले में बदल रहे होते हैं। उनके मासूम भोले भाले चेहरे अचानक से किसी जंगली जानवर के जबड़ों में बदलने लगते हैं। उनका पूरा शरीर लंबे बड़े कालो बालों में मानो ढक जाता है। उनकी आंखें बहुत बड़ी और गोल गोल होने लगती हैं जो इंसानों से दूर दूर तक मेल नहीं खाती। नितिन के ये देखकर होश ही उड़ जाते हैं और वो चिल्लाने लगता है। वही एकदम से रूम में उजाला होने सभी नेवले रूपी इंसान चौंक जाते हैं, क्योंकि अब जब नितिन ने उन्हें आधा अधूरा देख ही लिया है तो इसे पूरी सच्चाई दिखाने में कोई हर्ज नहीं था। तो सभी लड़के धीरे धीरे नितिन की बड़ी हैरानी भरी आंखों के सामने ही बड़े खतरनाक नेवले बन जाते हैं। अब तक नितिन का डर से बुरा हाल हो चुका था तो वो अपने बचाव के लिए इधर उधर देखने लगता है, फिर चिल्लाने लगता है,
दीदी, पापा, मम्मी, वही उसके चेहरे पर खुद के लिए खौफ देखकर सभी नेवले मानो खुशी से उछल पड़ते हैं। उन्हें बस यही तो चाहिए अपनी जिंदगी में। तो वो नितिन को और ज्यादा डराने की कोशिश करते हैं उसके मजे लेने के लिए। वही कुछ नेवले नितिन को अपना शिकार बनाने की फिराक में आ जाते हैं। तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की होती। दीदी, पापा, मम्मी, कहाँ हो आप? जल्दी आइए, मम्मी पापा। नितिन जोर जोर से रोते हुए चिल्लाने लगता है। वही नितिन की आवाज सुन के माँ और पापा उठ जाते हैं और बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक जिया उनके रूम को बाहर से लॉक कर चुकी होती है। तो वो कमरे से बाहर जा ही नहीं पाते और दरवाजा पीटते रह जाते हैं। माँ रोते हुए कहती है, अरे और कितना टाइम लगाओगे दरवाजा खोलने में? जल्दी दरवाजा खोलिए ना। इतने में पापा चिढ़ते हुए कहते हैं, ओहो, इस दरवाजे को भी अभी ही जाम होना था, ये कमबख्त खुल ही नहीं रहा है। तभी माँ जोर से शिवन्या को आवाज लगाने लगती है, शिवू बेटा, ओ शिवू, जाके अपने भाई को देख, जल्दी। तभी पापा भी चिंता के मारे चिल्लाने लगते हैं, शिवू जल्दी जाके देख, क्या हुआ है नितिन को, शिवू। वही कुछ नेवले नितिन के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और अपने लंबे लंबे नुकीले दांत उसे दिखाने लगते हैं। नितिन के लिए इस समय सबसे बुरी बात यह थी कि वो लोग बहुत ज्यादा बड़े थे और साथ में खूंखार भी, इसलिए नितिन का उन सब से बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं, फिर सभी एक साथ बस नितिन पर झपट्टा मारने ही वाले होते हैं। इतने में किसी सांप की हिस करने की आवाज आने लगती है। इससे सभी चौंक जाते हैं और रुक जाते हैं। तभी नितिन के रूम में एक लाल और काले रंग की नागिन वहां आ जाती है। वो जिया थी। उन सबके बीच आकर अपना फन फैलाए फिर से जोर से हिस करती है। फिर होना क्या था, सबका ध्यान नितिन से हटकर सीधे जिया पर आ जाता है। इससे नितिन डर के मारे तुरंत खिड़की के पास चला जाता है। वो उफ भी करे इससे पहले ही शिवन्या उसे पीछे से पकड़ लेती है और खिड़की के बाहर खींच लेती है। नितिन फिर धड़ाम से पहले माले से जमीन पर गिर जाता है। वो दर्द के मारे चिल्लाता है, ओ माँ। नितिन अपनी पीठ और कंधे थपथपाकर फिर अपने सामने की तरफ देखता है तो वो उसके होश ही उड़ जाते हैं। शिवन्या का आधा शरीर इंसान का ही होता है और आधा काला बड़ा सांप का। ये कॉम्बिनेशन देखकर नितिन की तो आंखें मानो फटकर बाहर आ जाती है। वो हैरान होकर कहता है, दी। शिवन्या बस एक बार नितिन को देखती है ये जानने के लिए कि उसे कोई चोट तो नहीं आई। फिर जब उसे लगता है कि नितिन को ज्यादा चोट नहीं आई है तो वो पूरी नागिन बन जाती है और खिड़की से अंदर चली जाती है। नितिन अपनी बहन को बस नागिन बनते हुए जाते हुए देखते रहता है, फिर बेहोश हो जाता है। वही कमरे में सारे नेवले मिलकर जिया पर टूट पड़ते हैं और अपने जबड़े से उसे काटने और नोचने लगते हैं। जिया खुद को बचाने की बहुत कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो इतने सारे नेवलों के आगे बाइट कमजोर पड़ जाती है। देखते ही देखते उसका पूरा नागिन शरीर नेवलों के मुंह में आ जाता है। तभी खिड़की से एक बड़ी काली चौकनाक नागिन कमरे में आती है। इससे सभी नेवले उसे भी दबोचने के लिए अपने दांत दिखाने लगते हैं। उनकी आंखों में नागिनों को मारने की तलाव साफ साफ दिखाई दे रही है। उन्हें देखकर पता नहीं क्यों लेकिन शिवन्या को भी बहुत नफरत होने लगती है। शिवन्या की नेवलों से दूर दूर तक कोई दुश्मनी नहीं होती, लेकिन अब इस पल उसके खून का एक एक कतरा ये चीख चीख कर कह रहा होता है कि वो इन सबको मार दे। फिर वो अपनी पूंछ उठाती है और एक एक के मुंह पर मारने लगती है। इससे सभी लोग जिया से दूर हो जाते हैं। जिया भी फिर हिम्मत करके सबको मारने लगती है। वहां बस 2 नागिनें थी और 10 नेवले, तो ये तो जाहिर था कि लड़ाई नेवले ही जीतते। उनकी बस एक ही दिक्कत थी कि शिवन्या को वो जितने भी घाव देते वो सारे घाव तुरंत ही भर जाते। कई सारे नेवले एक साथ मिलकर शिवन्या की पूंछ को काट लेते हैं। इससे शिवन्या का बहुत सारा खून भी बाहर निकलता है, लेकिन अगले ही पल वो सारा खून वापस से उसके शरीर में चला जाता है और घाव भी तुरंत भर जाता है। वही जिया का हाल बद से बदतर हो जाता है। वो 4 नेवलों के हमले को अकेले ही झेल रही होती है। वो बहुत कोशिश करती है कि वो उन सबको मार दे, मगर वो एक को मारती तभी दूसरा उस पर हमला कर देता। वो दूसरे को मारती तो तीसरा उस पर हमला कर देता। ऐसे में वो खुद को बचा ही नहीं पा रही थी। जब उससे और दर्द सहन नहीं होता तो वो जोर से हिस करती है। इससे शिवन्या का ध्यान जिया की तरफ चला जाता है। शिवन्या जब जिया को घायल देखती है तो उसका खून खोल उठता है। वो फिर गुस्से में अपने आसपास 4 से 5 नेवलों को पास की दीवार की तरफ हवा में फेंक देती है। इससे वो नेवले हवा में उछलकर दीवार से टकरा जाते हैं, फिर जमीन पर गिर जाते हैं। शिवन्या फिर जिया के पास रेंगती हुई आती है और उन सभी नेवले को पूंछ से दूर पटक देती है। वो सारे जोशीले नेवले अपना पूरा जोर लगाकर शिवन्या को काटने की कोशिश करते हैं।
शिवन्या वैसे तो अपना बचाव कर लेती है, पर एक वीर्य शिवन्या का गला अपने दांतों में दबा लेता है। इससे शिवन्या दर्द से तड़पने लगती है और हिस करने लगती है। जिया से ये देखा नहीं जाता तो वो अपनी पूंछ से वीर्य का पेट जकड़ लेती है और उसे अपने नागपाश में जकड़ लेती है। एक तरफ वीर्य अपने मुंह पर जोर दिए जाता है, दूसरी तरफ जिया अपनी पूंछ पर। इतने में नील भी वहां आ जाता है और जिया को मारने की और उसे अपने भाई से दूर करने की कोशिश करता है। तभी शिवन्या उसे अपने नागपाश में जकड़ लेती है। आखिर में वीर्य हार मान लेता है और शिवन्या का गला छोड़ देता है। शिवन्या, जो अब तक गुस्से में पागल हो चुकी थी, वीर्य के छोड़ते ही वो उसे पेट पर डंज लेती है। इससे वीर्य का सिर घूमने लगता है और तुरंत ही नीचे गिर जाता है। जब बाकी के नेवले ये सब देखते हैं तो वो नफरत से शिवन्या और जिया को देखकर गुर्राने लगते हैं। फिर वो सब चारों तरफ से शिवन्या और जिया पर टूट पड़ते हैं। इस बार शिवन्या और जिया भी तैयार होते हैं उनके हर एक हमले के लिए। तो अब दोनों में कांटे की टक्कर छिड़ जाती है। भयानक युद्ध छिड़ जाता है। शिवन्या और जिया अपना पूरा जोर लगाकर सबको मारती है। इससे पूरे रूम में कोहराम मच जाता है और चीजें टूटने की जोर जोर से आवाजें आने लगती है। नेवले कभी हवा में उछलते हैं तो कभी दीवार पर पटकते हैं। इससे हर तरफ खून ही खून उड़ने लगता है, मानो होली का गुलाल हवा में उड़ रहा हो। जब उन्हें दर्द होता है तो वो भद्दी से आवाजें भी निकालते हैं। इस खतरनाक लड़ाई में एक तरफ शिवन्या सभी नेवलों को खिड़की और दरवाजे से दूर रखती है ताकि कोई भी नितिन या माँ पापा तक ना पहुंचे, लेकिन जिया अपनी लड़ाई में इतनी मशगूल हो जाती है कि वो सब भूल जाती है। तो वो गलती से नील को खिड़की के बाहर नितिन के पास फेंक देती है, जिसका उसे और शिवन्या दोनों को ही कोई एहसास नहीं होता। वहीं नील भी अपने सामने नितिन को बेहोश देखकर हैरान हो जाता है। फिर वो उठकर नितिन के तरफ बढ़ने लगता है। देर रात शिवन्या के घर में नितिन का रूम खून की बदबू से भर उठता है। वहां एक तरफ नेवले लहूलुहान लंबी लंबी सांसें लेकर गुर्रा रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ जिया भी खून से लथपथ लड़ने को तैयार है। इन सब के बीच शिवन्या खून से नहाई पूरे जोश में खड़ी थी। उसके शरीर पर खरोच का एक निशान भी नहीं है। उसके शरीर पर लगा खून इसके दुश्मनों का है, जिसे उसने नर्क के दर्शन करवा दिए। अब तक सारे नेवले ये बात समझ चुके हैं कि इस काली नागिन के पास नागमणि है, इसलिए इसे कोई भी दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी सभी एक साथ वापस से टकराते हैं। जिया और शिवन्या एक एक का गला पकड़कर उसे अपनी पूंछ से दबाए जाते हैं। सभी एक एक करके दर्द भरी आह के साथ अपना दम तोड़ देते हैं। कुछ ही देर में पूरा करना नेवलों की लाशों से भर जाता है। इतना होते ही जिया वापस से इंसानी शरीर में आ जाती है और जमीन पर गिर जाती है। वो तड़पने लगती है। शिवन्या जब उसे ऐसी हालत में देखती है तो उसका कलेजा भी कांप जाता है। शिवन्या जिया को सहारा देने के लिए और उसका दर्द कम करने के लिए उससे लिपट जाती है। इस समय सीन कुछ ऐसा बन जाता है कि शिवन्या नागिन रूप में जिया के पूरे शरीर को जकड़ लेती है। शिवन्या मन ही मन बुदबुदाने लगती है, हे शिवजी, प्लीज ऐसा कोई अनर्थ फिर से मत करना। आशीष के बाद अब मैं जिया को नहीं खो सकती। अब मैं किसी अपने को मरने नहीं दे सकती। प्लीज शिवजी, प्लीज जिया को ठीक कर दो, उसे ठीक कर दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ ही देर में जिया के सारे घाव भरने लगते हैं। इस बात का एहसास जिया को हो जाता है तो वो फिर राहत की सांस लेने लगती है। वहीं शिवन्या अपने दर्द में चूर शिवजी से मदद की गुहार लगाती रहती है। जिया जब ये बात नोटिस करती है तो वो मुस्कुराकर कहती है, नागरानी, अब आप मुझे छोड़ सकती हैं, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। जिया की सुकून भरी आवाज सुनकर शिवन्या पहले तो चौंक जाती है, फिर खुशी से उसे गले लगा लेती है। तभी उसकी नजर नीचे चली जाती है और वो जोर से हिस करती है। शिवन्या फिर जिया को छोड़ खिड़की के बाहर जाने लगती है। इससे जिया हैरान हो जाती है तो वो भी नागिन बनकर उसके पीछे जाने लगती है। अब घर के बाहर नील नफरत से नितिन की तरफ बढ़ता है और उसे अपने नुकीले पंजों से मारने लगता है। इससे नितिन को होश आ जाता है। नितिन जब अपने सामने इतना खूंखार जंगली जानवर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके गले से मानो आवाज ही चली जाती है। उसकी जान हलक तक पहुंच जाती है। वो फिर जमीन पर हाथों के बल पीछे की तरफ सरकने लगता है। इससे नील नितिन की तरफ तेजी से झपटा मरता है। उसके ठीक ऊपर आकर अपने दांत दिखाने लगता है। नेवले के मुंह की बदबू से नितिन का सर चकराने लगता है। वो धीरे से बोलता है, दी। नील फिर बिना देर किए अपने जबड़े बड़े कर लेता है और उसका बड़ा सा मुंह मासूम नितिन के छोटे से मुंह के ठीक ऊपर ला देता है। इतने में काली नागिन यानी शिवन्या जोर से उसके सिर के पीछे अपनी पूंछ दे मारती है। इससे नेवले का दिमाग घूमने लगता है और वो नितिन के दूसरी तरफ गिर जाता है। वो इंसानी रूप में आ जाता है।
नितिन को मानो नया जीवनदान मिल गया हो। वो जल्दी से घर की तरफ भागता है और चिल्लाने लगता है, मम्मी पापा जल्दी से बाहर आइए। दीदी कहाँ हो आप? जल्दी से नीचे आओ, देखो बाहर जंगली जानवर है। इतना बोलकर वो पापा के रूम की तरफ जाने लगता है। वही शिवन्या और जिया भी इंसानी रूप में आ जाते हैं और नील को उठा के मारने लगती है। नील को अपन सारा आपा खो चुका होता है। वो अपने मजबूत हाथों में शिवन्या और जिया का गला पकड़ लेता है। इससे शिवन्या और जिया की सांसें उखड़ने लगती है। नील जब अपने भाई वीर्य को याद करता है तो वो गुस्से से उनका गला और जोर देकर दबाने लगता है। इससे शिवन्या और जिया दोनों का ही चेहरा लाल पड़ जाता है। जिया फिर अपना दिमाग लगाकर अपना आधा शरीर नागिन का ले लेती है और नील की कमर को जकड़ लेती है। ये देखकर शिवन्या भी आधी नागिन बन जाती है और नील का गला दबोच लेती है। कुछ ही देर में नील का भी दम घुटने लगता है और वो उनका गला छोड़ देता है, लेकिन जिया और शिवन्या उसे नहीं छोड़ती और उसे मारने लगती है। नील अकेला होकर भी उन पर हावी पड़ता है और दोनों को पीछे धक्का दे मारता है। इससे शिवन्या और जिया दोनों का ही बैलेंस गड़बड़ा जाता है और वो नीचे गिर जाती है। नील फिर खूंखार नेवला बन जाता है और उनकी तरफ तेजी से झपट्टा मारता है। वही शिवन्या और जिया एक दूसरे को कुछ इशारे करती है। फिर नील के पास आते ही जिया नील के आगे के और शिवन्या नील के पीछे के पैर पकड़ लेती है। वो दोनों उसे उठा उठाकर पटकती है। इससे नील की धड़कनें हद से ज्यादा बढ़ जाती है। वो हवा में ही तड़पने लगता है। शिवन्या और जिया फिर उसे जोर से जमीन पर फेंक देती है। इससे नील दर्द से तड़प उठता है। वही घर में नितिन जब अपने पापा के रूम में जाता है तो पाता है कि उनका रूम बाहर से बंद है, इसीलिए वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो वो जल्दी से डोर खोल देता है। माँ और पापा जब नितिन को घायल देखकर शॉक रह जाते हैं। फिर पूछते हैं, बेटा सब ठीक तो है? क्या हुआ? तुम्हें ऐसी चोट कैसे लगी? शिवू कहाँ है? नितिन रोते हुए कहता है, पापा मम्मी वो बाहर खतरनाक जानवर है, वो भी बड़े बड़े। ये सुन के माँ और पापा दोनों ही डर जाते हैं। वो जल्दी से शिवन्या को आवाज लगाने लगते हैं। शिवन्या, ओ शिवन्या! नितिन रोते हुए चिल्लाता है, दीदी दीदी। जब उन्हें कोई आवाज नहीं आती तो वो शिवन्या के रूम की तरफ भागने लगते हैं। शिवन्या और जिया जब ये सब देखती है तो वो नफरत से नील की तरफ देखती है और उस पर टूट पड़ती है। वो दोनों मिलके बेदर्दी से नील का जबड़ा फाड़ देती है। इससे नील वही मर जाता है। तभी वो देखती है कि नितिन के कमरे से ढेर सारे घायल नेवले वीर्य को लेकर वहां से भाग रहे हैं। जिया उनका पीछा करके उनका भी काम तमाम करना चाहती थी, पर शिवन्या उसे रोक देती है और कहती है, रुक जाओ जिया, जाने दो उन्हें। इस समय हमारा मम्मी पापा के पास रहना जरूरी है। जिया परेशान होकर कहती है, अरे लेकिन वो बच गए तो अगली बार फिर आएंगे। हमें उन्हें अभी यही खत्म करना होगा। वैसे भी वो सब घायल हैं तो उन्हें मारना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। शिवन्या ये सुनकर नील की तरफ देखती है जो मरा हुआ है। उसे देखकर वो लंबी सांस लेती है और कहती है, जिया, मैं इसे मारकर पहले ही बहुत बड़ा पाप कर चुकी हूँ और पाप नहीं कर सकती। ना मैं उन्हें मारूंगी और ना ही तुम उन्हें मारोगी। इस दुनिया में सबको जीने का अधिकार है और वो उन्हें मिलना ही चाहिए। ये सुनकर जिया को शिवन्या पर बहुत गुस्सा आता है। वो ऐसे हमलावरों को जिंदा कैसे छोड़ सकती है? ये तो अच्छा था कि शिवन्या की और नागमणि की शक्तियां सही से काम कर रही थी, वरना आज वो दोनों मर ही जाती। तभी जिया को नागराज व्योम का ख्याल आता है। इतना सब जानकर वो चुप बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। जिया नागराज के कहकर उन नेवलों से बदला जरूर लेंगी। ये सब सोचकर जिया राहत की सांस लेती है। तभी उसे पापा मम्मी और नितिन की चिंता से भरी चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, शिवू बेटा, शिवू दीदी, कहाँ हो आप? शिवन्या, कहाँ हो मेरी बच्ची? ये सुनकर शिवन्या और जिया एक दूसरे को देखने लगती है। फिर शिवन्या के इशारे पर जिया वहां से चली जाती है। शिवन्या फिर खुद को सही करके घर के अंदर आ जाती है। वो पीछे से आवाज लगाती है, मम्मी पापा मैं यहाँ हूँ। उसकी आवाज सुनकर सभी पीछे देखने लगते हैं। शिवन्या को सही सलामत देखकर सभी दौड़ते हुए उसके पास आ जाते हैं और उसे सवाल करने लगते हैं। पापा बोले, तू कहाँ थी बेटा? हम कब से तुम्हें आवाज लगा रहे थे और कौन घुस आया है हमारे घर में? माँ रोते हुए बोली, हाँ बेटा, ये देख, नितिन की क्या हालत हो गई है, कितना खून बह रहा है उसका। शिवन्या जब नितिन की हालत देखती है तो उसके दिल में तेज दर्द उठता है। उसकी आंखें नम हो जाती है। नितिन परेशान होकर पूछता है, दीदी आप बाहर क्या कर रही थी और आपने वो खूंखार जानवर देखा? दीदी, आपको पता नहीं है मेरे रूम में इस वक्त ढेर सारे जानवर हैं, बड़े मुंह वाले, तीखे धारदार जबड़ों वाले।
ये सुनकर पापा और माँ दोनों ही डर जाते हैं। माँ परेशान होते हुए कहती है, हे शिवजी। शिवन्या सबको शांत करते हुए कहती है, पापा माँ आप दोनों परेशान मत होइए, अब सब ठीक है। मैंने अभी घर से एक जानवर को बाहर जाते हुए देखा है, तो अब इस घर में कोई जानवर नहीं है। ये सुनकर सभी राहत की सांस लेते हैं। पापा नितिन के पास आकर फिक्र करते हुए कहते हैं, बेटा चल जल्दी से हॉस्पिटल चल। नितिन डरते हुए कहता है, ना बाबा ना, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। बाहर फिर से कोई जंगली जानवर मिल गया तो, उसने फिर से हमला किया तो मैं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर शिवन्या कहती है, डरो मत नितिन, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मेरे साथ चलो। माँ परेशान होते हुए कहती है, हाँ बेटा हम भी हैं तेरे साथ, चल अब और देर मत कर। इतने में नितिन जोर से नामे मुड़ी हिला देता है और चिल्लाते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगा, किसके साथ नहीं जाऊंगा, समझे आप लोग। तभी एक दमदार आवाज दरवाजे से आती है, क्या तुम मेरे साथ भी नहीं चलोगे नितिन? ये सुनकर सभी हैरानी से दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। वहां कोई और नहीं बल्कि व्योम ही था। उसने पहले ही बाहर नील को मरा हुआ देख लिया था। वो बस जैसे तैसे अपनी नफरत और अपना गुस्सा अपने अंदर दबा रहा था। उसके तन बदन में इस समय खून करने का ही जुनून सवार था जिसे शिवन्या भांप गई थी। वही उसे देखकर पापा, माँ और नितिन सबकी जान में मानो नई जान आ गई। वही जिया मोक्ष और श्लोक के साथ नागलोक चली जाती है ताकि वो अपनी कुछ शक्तियां बढ़ा सके। क्या तुम मेरे साथ भी नहीं चलोगे नितिन? व्योम की आवाज सुनकर सभी व्योम की तरफ देखने लगते हैं। शिवन्या जब व्योम को देखती है तो उसका दिल करता है कि वो जाके कसके व्योम के गले लग जाए और रोने लगे। वो अपने कदम व्योम की तरफ बढ़ाती इससे पहले ही नितिन रोते हुए व्योम के गले लग जाता है। वो रुआसी आवाज में कहता है, व्योम अच्छा हुआ आप आ गए। हमारे घर में कुछ खतरनाक जानवर घुस आए हैं, आप प्लीज उन्हें भगा दो। वो बहुत बड़े हैं, साथ में डरावने भी। व्योम से भी नितिन की ये हालत देखी नहीं जाती तो वो उसे गले लगाकर दिलासा देता है। वही माँ और पापा भी व्योम के आने से थोड़े शांत हो जाते हैं। माँ फिक्र करते हुए कहती है, बेटा देखो ना, नितिन का कितना खून बह रहा है और ये हॉस्पिटल जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। प्लीज तुम इसे समझाओ, ये तुम्हारी बात जरूर मानेगा। पापा भी व्योम पर भरोसा दिखाते हुए कहते हैं, हाँ बेटा तुम ही उसे समझाओ, हमारी तो ये सुनने से रहा। व्योम ऑर्डर देने के अंदाज में कहता है, नितिन तुम अभी के अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चल रहे हो, इससे में मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। नितिन व्योम के एक ही बार कहने पर हाँ में सिर हिला देता है। नितिन के लिए व्योम उसका सुपरहीरो है, वो भला कैसे उसकी बात नहीं मानता। व्योम फिर शिवन्या से पूछता है, शिवन्या तुम ठीक तो हो, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? शिवन्या मुश्किल से कहती है, मम्म मैं ठीक हूँ। ये सुनकर व्योम थोड़ा शांत होता है, फिर सबसे कहता है, माँ पापा चलिए। पापा खुशी से कहते हैं, हाँ बेटा जल्दी चलो। फिर सभी हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। नितिन को हॉस्पिटल में एडमिट करवा लिया जाता है। लंबे इलाज के बाद डॉक्टर कहते हैं, नितिन फिलहाल ठीक है लेकिन अगले एक हफ्ते के लिए उसे यही रहना होगा क्योंकि घाव बहुत गहरे हैं और हमें उसकी टाइम टू टाइम बैंडेज भी करनी होगी। ये सुन के माँ और पापा दोनों का तो दिल ही बैठ गया। उनके फूल से बच्चे को आज इतना दर्द जो हो रहा है। माँ तो रोना ही शुरू कर देती है। शिवन्या उन्हें पानी देती है और शांत करती है। वही पापा भी एकदम शांत होकर चेयर पर बैठ जाते हैं। वही नितिन वार्ड में बेहोश आराम कर रहा था। उसकी छाती पर सफेद पट्टियां बंधी हुई थी। उसे बॉटल्स भी चढ़ाई जा रही थी। व्योम जब उसे ऐसे देखता है तो मानो उसका खून खोल जाता है। वो अपने हाथों की मुट्ठियां बनाता है और कसम खाते हुए कहता है, नितिन आज तुम्हें जितनी भी तकलीफ हो रही है उससे 1000 गुना ज्यादा मैं उन्हें तकलीफ दूंगा, दर्द दूंगा, उन्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, किसी कीमत पर नहीं। शिवन्या जब व्योम को नितिन के वार्ड में झांकते हुए देखती है तो वो पीछे से आकर व्योम के कंधे पर हाथ रखती है। इससे व्योम के अंदर जल रही आग तुरंत ही मानो शांत हो जाती है। व्योम पीछे मुड़ता है और शिवन्या को देखता है। शिवन्या उसे शांत करते हुए और दिलासा देते हुए कहती है, व्योम नितिन ठीक है, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, कुछ नहीं हुआ उसे। व्योम कुछ कह नहीं पाता और शिवन्या को कसके गले लगा लेता है। वो लंबी सांस छोड़ने के बाद कहता है, शिवन्या मैं तुम्हें बता नहीं सकता जब मैंने वहां नेवले देखे तो मुझे कितने बुरे बुरे ख्याल आए थे। तुम्हें लेकर, माँ को लेकर, पापा नितिन को लेकर।
महादेव का लाख लाख धन्यवाद कि उन्होंने तुम सबके सही सलामत रखा। ये सुनकर शिवन्या उस खतरनाक लम्हों को याद करती है जब जिया और नितिन की जान जाते जाते रह गई। उन पलों को याद करते ही शिवन्या की आंखें नम हो गई। वो भी व्योम को गले लगाकर चैन की सांस लेती है और मन ही मन कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिवजी। आपने मुझे मेरे परिवार को सही सलामत रखा, मुझे हिम्मत दी, शक्ति दी। आपका दिल से धन्यवाद। व्योम और शिवन्या को ऐसे प्यार से गले लगाते देख पापा और माँ दोनों को ही बहुत ज्यादा खुशी होती है। वो मुस्कुराने लगते हैं। वही जब उन्हें एहसास होता है कि ये दोनों बस एक दूसरे में डूबते ही जा रहे हैं और उन्हें उनके होने का भी कोई एहसास नहीं है, तो उन्हें ये थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। वो इधर उधर देखने लगते हैं। कुछ देर होने के बाद भी जब व्योम और शिवन्या एक दूसरे से अलग नहीं होते तो मजबूरन पापा को जोर जोर से खांसना पड़ता है। एकदम से इतनी खराब आवाज सुनकर व्योम और शिवन्या होश में आते हैं और झटके से अलग हो जाते हैं। दोनों के ही चेहरे लाल पड़ जाते हैं और इधर उधर देख शर्माने लगते हैं। व्योम फिर घड़ी देखकर कहता है, पापा माँ, बहुत रात हो गई है, आप दोनों अब घर जाइए, मैं यहाँ नितिन के पास रुकता हूँ। ये सुनकर शिवन्या के दिमाग के जोर से घंटी बजती है कि नितिन का कमरा तो खून से लथपथ हो गया है। माँ और पापा के देखने से पहले मुझे वहां जाकर सब सही करना होगा। माँ जिद करते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं अपने नितिन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं नितिन के पास ही रहूंगी। पापा भी जोर देते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा, मैं भी यही रहूंगा। व्योम ये देखकर परेशान हो जाता है। उसे उनकी तबीयत की चिंता होने लगती है। वो उन्हें समझने के लिए कुछ कहता तभी शिवन्या व्योम से जोर देते हुए कहती है, व्योम, अगर मम्मी पापा यहाँ रुकना चाहते हैं तो तुम उन्हें परेशान क्यों कर रहे हो? उन्हें रहने दो ना यहाँ। आराम तो वो बाद में भी कर सकते हैं। मेरे मम्मी पापा इतने भी कमजोर नहीं हैं जितना तुम समझ रहे हो। ये सुनकर व्योम पहले अजीब नजरों से शिवन्या को घूरता है, फिर मुस्कुरा देता है। वही पापा और माँ का दिल भी थोड़ा हल्का हो जाता है। ऐसे ही फिर वक्त गुजरने लगता है। वही नेवले जो घायल होकर दौड़ रहे थे, यूं कहो के भाग रहे थे, उनका सामना हो जाता है शेषा और उसकी पलटन के साथ। उनके ठीक पीछे जिया, मोक्ष और श्लोक भी होते हैं जो इंसानी रूप में उन्हें पकड़ रहे होते हैं। दरअसल हो कुछ यूं रहा था कि जिया उन्हें जिंदा छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी, तो वो उनके पीछे लग गई। वही नेवले अब बुरी तरह से फैंस गए कि अब वो जाए तो जाए कहाँ। शेषा हैरान होकर पूछती है, अरे अरे, इतने सारे नेवले और वो भी इस हालत में, क्या बात है? लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे और किसने किया? श्लोक नफरत से कहता है, नागरानी शेषा, इन्हें छोड़ना मत। इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले होने वाली नागरानी शिवन्या पर जानलेवा हमला किया है। ये सुनकर शेषा और उसके लोग सभी हैरान हो जाते हैं और नफरत से नेवलों को देखते हैं। जाहिर है उन्हें शिवन्या की जान के घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिलहाल के लिए शिवन्या पर हमला मतलब नागमणि पर हमला। वो हाथ आई हुई नागमणि इनको कैसे ले जाने देते? कालाक्ष गुस्से से कहता है। तो फिर किसका इंतजार है? हम भी यही है और ये भी यही है, खत्म कर दो इन सबको। तभी शेषा के दिमाग में एक खुराफात सूझती है। अगर ये लोग शिवन्या के लिए इतना तड़प रहे हैं तो व्योम कितना तड़प रहा होगा। अगर मैं ये सारे नेवले व्योम के हवाले कर दूं तो शायद उनके दिल में मेरी इज्जत थोड़ी बढ़ जाए। ये सोचकर शेषा अजीब ढंग से मुस्कुराने लगती है। वो सबसे कहती है, रुक जाओ सब, इन्हें बंदी बना लो। इन्हें सजा देने का हक सिर्फ नागराज का है, वो ही इन्हें जान से मारेंगे। ये सुन के सभी रुक जाते हैं और शांत हो जाते हैं। जिया को भी ये बात सही लगती है। वैसे भी अगर उसे कुछ गलत लगता भी तो भी वो शेषा के आगे कुछ नहीं बोल पाती। आखिर में सभी को पकड़ लिया जाता है। ताजुब की बात यह है कि इनमें वीर्य की भी नहीं था। शायद उसे पहले ही दूसरे रास्ते से बचा लिया गया था। वही शिवन्या व्योम को साइड में ले जाके ये बताती है कि व्योम, मुझे घर जाना है, वहां नितिन का कमरा बेहाल पड़ा है। किसी के भी देखने से पहले कोई और उसे देख ले तो तुम यहाँ सब संभाल लेना। ये सुनकर व्योम गुस्से से शिवन्या को देखता है। वो होठ चबाते हुए कहता है, शिवन्या, मेरे रहते तुम यहाँ से क्यों जा रही हो, वो भी अकेले? मैं हूं ना, तुम यहाँ रुको, मैं सब संभाल लूंगा। ये सुनके शिवन्या झेप जाती है। वो कुछ कहती तभी व्योम तेज कदमों से वहां से निकल जाता है। अब तक सवेरा होने लगा था तो थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा था। व्योम जब घर जाता है और नितिन का खून से सना कमरा देखता है तो उसके अंदर का जानवर जैसे बाहर निकल आता है। थोड़ी देर बाद वहां जिया, मोक्ष और श्लोक भी आ जाते हैं। वो सभी अपने नागराज के गुस्से को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे।
तो सभी व्योम से थोड़े दूर होकर डरने लगते हैं। वहां सबसे ज्यादा डर जिया को लग रहा होता है, क्योंकि इंसानी दुनिया में शिवन्या और उसके परिवार को सही सलामत रखने की जिम्मेदारी उसकी थी, जिसे वो संभाल नहीं पाए। तभी व्योम गुस्से और नाराजगी के मिले-जुले भाव से जिया को देखता है। इससे जिया और भी ज्यादा सहम जाती है और अपना सिर नीचे झुका देती है। व्योम गुस्से में आधा नाग बन जाता है और अपनी पूंछ से जिया का गला पकड़ लेता है। व्योम को इतने गुस्से में देखकर जिया, मोक्ष और श्लोक तीनों की सांसें एकदम से मानो थम जाती है। व्योम गुस्से में आधा नाग बन जाता है और अपनी पूंछ से जिया का गला पकड़ लेता है। जिया डरते हुए कहती है, नागराज, नागराज। व्योम गुस्से में कहता है, जिया तुम्हारे रहते ये सब कैसे हो गया? कैसे? आखिर तुम कर क्या रही थी? अगर नितिन कुछ हो जाता तो? अगर मेरी शिवन्या को कुछ हो जाता तो? तुम्हें ये तो पता है ना कि मैंने शिवन्या का 100 साल इंतजार किया है। पूरे 100 साल। मेरे लिए वो मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है और तुम उसका ख्याल नहीं रख पाए। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जिया कांपते हुए कहती है, नागराज मुझे माफ कर दीजिए। मेरे अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है सबको सही सलामत रखने की। सच में, शिवजी की सौगंध मैं सच कह रही हूँ। शिवजी का नाम सुनकर व्योम थोड़ा शांत हो जाता है और जिया को छोड़ देता है। फिर पूरा इंसान बन जाता है और पूछता है, जिया, मुझे पूरी बात बताओ, आखिर मेरे जाने के बाद यहाँ हुआ क्या था? मुझे सब जानना है। जिया व्योम के छोड़ने पर पहले तो लंबी सांस लेती है, फिर शांत होती है। वो उसे अब तक हुई सारी बात डिटेल में बताती है। पूरी बात जानकर व्योम को समझ नहीं आता कि वो खुश हो या दुखी। व्योम जिया के पास आकर उसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ते हुए पूछता है, क्या तुम सच कह रही हो? मेरी शिवन्या नागिन बनी थी। कैसी थी वो? मुझे इस बारे में पता क्यों नहीं है? व्योम को शिवन्या के लिए इतना खुश देखकर जिया को बहुत अच्छा लगता है। वही मोक्ष और श्लोक भी ये जाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। आखिर अब शिवन्या शेषा के टक्कर की जो हो गई है। जिया जोर से हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ नागराज, वो बिल्कुल आपकी तरह ही लगती है, बेहद शानदार और खतरनाक भी। उनकी शक्तियां भी बहुत कमाल की है, बिल्कुल नागरानी निहारिका की तरह। ये सुनके व्योम के कलेजे को जैसे बर्फ सी ठंडक मिलती है। वही कुछ देर बाद वो नफरत से पूछता है, कौन थे वो लोग जिसने मेरी शिवन्या को मारने की कोशिश की? जल्दी बोलो। जिया भी नफरत से कहती है, कोई बूढ़ी औरत थी जो तंत्र विद्या जानती थी। साथ में उसके कुछ शिष्य भी थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि नागरानी ने सबको मार दिया। ये सुनकर व्योम को बहुत ज्यादा खुशी होती है। शिवन्या बिल्कुल उसकी तरह ही बन है, बेरम और बहुत ज्यादा ताकतवर भी। व्योम फिर शांत होकर कहता है, ठीक है, फिलहाल तुम सब मिलकर ये कमरा साफ करो और हाँ, नेवलों के सारे निशान मिटा दो। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। जिया व्योम को रोकते हुए कहती है, नागराज, मुझे आपको एक और जरूरी बात बतानी है। व्योम ये सुन के रुक जाता है और हैरान होकर पूछता है, क्या? जिया सिर झुकाकर कहती है, नागराज, नागरानी शेषा और सभी राजकुमार भी यहाँ इंसानी दुनिया में आए हुए हैं। ये सुनकर व्योम का पारा फिर से ऊपर चला जाता है। वो हैरान होकर गुस्से में पूछता है, क्या? क्यों? किससे पूछकर वो यहाँ आए? तभी श्लोक जवाब देता है, नागराज, वो सभी बड़े नागराज और नागरानी से पूछकर यहाँ आए हैं और फिलहाल सारे नेवले उन्हीं के पास है। उन्होंने कहा है कि वो उन्हें आपके हवाले करेंगे। ये सुनकर व्योम अपनी एक आईब्रो ऊपर उठा लेता है। फिर कहता है, ऐसा क्या? व्योम फिर कहता है, ठीक है, उन्हें मैं देख लूंगा। फिलहाल तुम लोग यहाँ का काम संभालो और हाँ, अब से शिवन्या और उसके परिवार की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दो, समझे? सभी हाँ में सिर हिला देते हैं और व्योम वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल में नितिन को होश आया है। उसके सीने पर ढेर सारी पट्टियां लगी हुई थी जो उसे उस हादसे की याद दिला रही थी। वो बार बार सबसे पूछता है, दीदी, क्या वो जानवर आपको मिला? क्या वो पकड़ा गया? कोई कुछ कहता क्यों नहीं? कोई तो जवाब दो। सभी एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि नितिन को बताना चाहिए और क्या नहीं। तभी वहां व्योम आ जाता है। उसे देखते ही नितिन की आंखों में चमक आ जाती है। वो जोश के साथ पूछता है, व्योम, देखिए ना, मैं कब से उन्हें पूछ रहा हूं कि हमारे घर में वो जानवर गया कि नहीं, लेकिन कोई कुछ बता ही नहीं रहा। आप ही बताओ, सब ठीक तो है ना? ये सुनके व्योम के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो नितिन के पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, घर पे सब ठीक है या नहीं, ये तुम खुद ही क्यों नहीं देख लेते? इतना बोलकर व्योम उसे अपना फोन पकड़ा देता है। ये देखकर माँ, पापा और सबसे ज्यादा शिवन्या सभी परेशान हो जाते हैं।
वही नितिन उत्सुकता से वो वीडियो देखने लगता है जो व्योम ने उसे दिया होता है। उस वीडियो में पूरे घर का एक एक कोना साफ सुथरा लग रहा था, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। यहां तक कि नितिन का कमरा भी बिल्कुल पहले की ही तरह नॉर्मल लग रहा था। उसे देखकर नितिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी से चिल्लाने लगता है, हुर्रा, ये तो मस्त है, जकास है। वही जिया के फोन पर ऋत्विक का कॉल आता है क्योंकि अब तक सुबह के 8 बज चुके होते हैं और जिया ऑफिस नहीं आई होती। ऋत्विक जो उसके इंतजार में आधा हो चुका होता है उसे और रहा नहीं जाता और वो कॉल कर देता है। जिया बिना देखे ही फोन उठाकर रुदली पूछती है, हेलो कौन? ये सुनकर ऋत्विक चौंक जाता है और झूठमूठ का एटीट्यूड दिखाते हुए पूछता है, मिस शिवन्या, ये सब क्या है? ऑफिस ज्वाइन किए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और आप ऐसे लेट आने लगी है, ऊपर से मुझसे पूछ रही है मैं कौन? ये सुनके जिया एकदम फ्रिज हो जाती है। वो नाम देखती है जिस पर साला खडूस लिखा होता है, फिर परेशान होकर कहती है, ओह सॉरी सॉरी मिस्टर रायचंद, मैंने फोन पर आपका नाम देखा नहीं था। ऋत्विक फिर ताव में कहता है, सब मैं कुछ नहीं जानता, अभी के अभी ऑफिस आओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये सुन के जिया मुंह बना लेती है। वो खुद में बड़बड़ाते हुए कहती है, उफ, इसको भी चैन नहीं है खडूस कहे का। जिया ये बहुत ही ज्यादा धीरे बोलती है, लेकिन फिर भी उसकी ये बात ऋत्विक के कानों तक पहुंच जाती है। इससे वो पहले तो सरप्राइज हो जाता है, फिर गुस्से में कहता है, ओह, तो अब मैं खडूस हो गया। मिस शिवन्या, तुम यहाँ ऑफिस में आओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि खडूस होना किसे कहते हैं, समझी? ये सुनके जिया चौंक जाती है। इतनी कम आवाज ऋत्विक तक कैसे पहुंच गई? ऐसी शक्ति तो आम इंसानों के पास बिल्कुल भी नहीं होती, फिर ये कैसे हो गया? वही ऋत्विक सामने से कुछ जवाब ना मिलने पर जोर से आवाज देता है, हेलो शिवन्या, आर यू देयर? हेलो। ऋत्विक की आवक पर जिया अपनी सोच से बाहर आती है। उसका आज ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, तो वो नितिन का बहाना बनाते हुए कहती है, मिस्टर रायचंद, मुझे आज छुट्टी चाहिए। वो क्या है ना, मेरे छोटे भाई नितिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो अभी मैं शिवम हॉस्पिटल में हूँ उसके साथ, तो आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। ये सुनकर ऋत्विक को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो फिक्र करते हुए पूछता है, ओह नो, क्या हुआ नितिन को? वो ठीक तो है ना? क्या वो बहुत ज्यादा सीरियस है? तुम रुको, मैं अभी वहां आता हूँ। ये सुनके जिया की आंखें बड़ी हो जाती है। वो हैरान खोकर फोन को भूलने लगती है और सोचती है, अरे, अब इस खडूस को क्या हो गया? ये इतना सेठी होकर क्यों बोल रहा है? भाई मेरा है या इसका? वो कुछ कहती इससे पहले ही ऋत्विक फोन काट देता है और शिवम हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वही जिया बस फोन को हैरानी से देखती रह जाती है, फिर वापस से अपने काम पर लग जाती है। वही ऋत्विक जल्दबाजी में लगभग आधे घंटे में शिवम हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वो जब नितिन के वार्ड में पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर मुंह बना लेता है। एक तरफ शिवन्या अपने मम्मी पापा को नाश्ता करवा रही होती है, वही दूसरी तरफ नितिन बड़े चाव से व्योम के हाथ से पोहे खा रहा होता है। ऋत्विक वहां व्योम को देखकर चौंक जाता है। वही माँ पापा, शिवन्या, नितिन और व्योम ऋत्विक को वहां देखकर चौंक जाते हैं। सबसे अजीब बात यह थी, व्योम और ऋत्विक की नजर मिलते ही वहां का खुशनुमा माहौल एकदम से चेंज हो जाता है और इस बात का अंदाजा वहां मौजूद सभी को हो जाता है। जाहिर था, व्योम को देखकर ऋत्विक को नितिन को कही हुई वो बात याद आ जाती है कि व्योम और शिवन्या का रिश्ता तय हो गया है। वही व्योम को भी ये बात याद आ जाती है कि पहले शिवन्या और इस कमीने के रिश्ते की बात हो रही थी। इससे व्योम और ऋत्विक में जैसे कोल्ड वॉर छोड़ जाती है। शिवम हॉस्पिटल में ऋत्विक जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर आया, वैसे ही उसकी नजर नितिन और व्योम पर चली गई। वो दोनों ऐसे लग रहे थे कैसे किसी मेले में बिछड़े हुए कोई सगे भाई हो। उनके बीच में इतना प्यार देखकर ऋत्विक की बुरी तरह से जल गई। उसके ये भाव ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर आ गए, जिसे वहां मौजूद सबने नोटिस किया। इतने में शिवन्या भागते हुए ऋत्विक के पास आ गई और माहौल हल्का करते हुए बोली, मिस्टर रायचंद, आप यहाँ कैसे? तभी ऋत्विक ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, वो तुमने ही कहा था ना कि तुम्हारे भाई की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ आकर उसका हाल पूछ लूं, तो बस यही सोच के मैं यहाँ आ गया। माँ ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, ओह अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया बेटा, जो नितिन का हाल पूछने के लिए यहाँ तक आए, वो भी इतनी सुबह सुबह। नितिन अभी ठीक है, डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा है। ऋत्विक ये सुन मुस्कुरा दिया। वही पापा ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ ये तो अच्छी बात है, लेकिन शिवू तो कब से यही है और उसने अभी तक तो किसी से भी फोन पर बात नहीं की, तो फिर ऋत्विक को कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं?
ये सुन व्योम और शिवन्या एक दूसरे को आंखें बड़ी करके देखने लगते हैं। वो कुछ बहाना बनाते इससे पहले ही ऋत्विक बोला, अंकल, दरअसल जब शिवन्या ऑफिस नहीं आई तो मैंने उसे कॉल किया था। तब शिवन्या ने ही मुझे बताया कि आप सब हॉस्पिटल में है ना शिवन्या? ये सुनकर शिवन्या अजीब ढंग से मुस्कुराने लगती है। उसने फिर पापा को देख जोर से हाँ में सिर हिला दिया। इससे पापा भी शांत हो गए। वही व्योम को शिवन्या का ऋत्विक की हाँ में हाँ मिलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा तो वो मुंह बना लेता है। जब नितिन अपने प्यारे व्योम को परेशान देखता है तो वो भी भड़क जाता है। वो मुंह फुलाकर बोला, मिस्टर ऋत्विक रायचंद, सच कहूं तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि मेरी तबीयत से आपकी इतना फर्क क्यों पड़ रहा है कि आपसे यहाँ आए बिना रहा नहीं गया। अगर आपको फिक्र हो भी रही थी तो आप दीदी को कॉल कर सकते थे, वो मेरा हालचाल बता देती। आपको यहाँ बुलाया किसने? नितिन का उखड़ा हुआ रवैया देखकर ऋत्विक तेज कदमों से उसके पास आकर उसे जोरदार तमाचा जड़ देता है। वो गुस्से में कहता है, साले बेशरम, तुझे पता भी है मैं क्या चीज हूँ? मुझसे मिलने के लिए लोग कितने पापड़ बेलते हैं। मेरी झलक पाने के लिए लोग तरसते हैं। साले तू है कौन जो मुझे तेवर दिखा रहा है? सुधार जा, वरना। ऋत्विक का गुस्से में भरा लाल चेहरा देख और उसकी रौफदार आवाज सुन नितिन बुरी तरह डर जाता है और रोने लगता है। तभी एक धीमी सी आवाज आती है, मिस्टर रायचंद, मिस्टर रायचंद। शिवन्या की पतली सी आवाज सुनकर ऋत्विक अपना गुस्सा शांत करता है और शिवन्या की तरफ देखता है तो उसे महसूस होता है वो अपनी जगह से हिला ही नहीं। वो फिर नितिन को देखता है जो बेड पर आराम फरमा रहा था जैसे कोई राजकुमार हो। उसे देखकर ऋत्विक के कलेजे को जो ठंडक पड़ी थी वो एक झटके में हवा हो जाती है। शिवन्या फिर नितिन को आंखें दिखाते बोली, नितिन, ये क्या तरीका है ऋत्विक जी से बात करने का? चलो सॉरी बोलो इन्हें। पापा भी नाराज होकर बोले, हाँ नितिन, तुम इतने बदतमीज कब से बन गए? ऐसे बात करते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? यही सिखाया है हमने तुझे? चलो माफी मांगो इनसे। ये सुन ऋत्विक के दिल को फिर सुकून मिला। चलो अब इससे छुटकू की अकड़ ठिकाने पर आ जाएगी। नितिन मासूमी से व्योम की तरफ देखने लगा। व्योम फिर नितिन की साइड लेते हुए बोला, पापा, नितिन ने जो कहा वो इतना गलत भी नहीं था। हालांकि उसका बर्ताव गलत था लेकिन बात तो सही थी। मिस्टर रायचंद को यहाँ अपना कीमती वक्त निकालकर आने की जरूरत ही क्या थी? वैसे भी नितिन बिल्कुल ठीक है। ये सुन ऋत्विक ताव में आकर बोला, अच्छा, तो फिर तो यहाँ शिवन्या के होने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब जब सब कुछ बढ़िया ही है तो मिस शिवन्या, मेरे साथ ऑफिस चलिए। अभी इसी वक्त मैं आपकी छुट्टी कैंसिल करता हूँ। ये सुनकर सभी हैरान होकर ऋत्विक की तरफ देखने लगते हैं। इससे सबसे ज्यादा हैरान व्योम और शिवन्या होते हैं। वही इस वक्त ऋत्विक के दिल में लड्डू फूटने लगते हैं। वो व्योम और नितिन की तरफ देखकर मन ही मन कहता है, सालों, बहुत चर्बी चढ़ी है ना? कोई बात नहीं, मैं अकड़ और औका दोनों में ही तुम दोनों का बाप हूँ। सारी चर्बी बाहर निकाल दूंगा। ये बात जब व्योम के कानों में पड़ती है तो वो गुस्से में ऋत्विक की तरफ देखने लगता है। ऋत्विक को देखकर कोई भी ये आसानी से कह देगा कि वो शिवन्या पर लट्टू है, पर फिलहाल वो शिवन्या का बॉस है तो वो इसलिए उसे कोई कुछ नहीं कहता। वही शिवन्या रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगी, मिस्टर ऋत्विक, आप प्लीज नितिन की बात का बुरा मत मानिए और प्लीज मुझे आज के दिन के लिए छुट्टी दे दीजिए। प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। शिवन्या को ऐसे मिन्नतें करते हुए देख व्योम को ऋत्विक पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसका मन करता है कि पिछली बार की तरह जैसे उसने आशीष को मारा था वैसे ही इसे भी मार दे। वही ऋत्विक शिवन्या की एक भी नहीं सुनता और उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगता है। तभी नितिन प्यार से कहता है, मिस्टर रायचंद, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए एंड प्लीज दीदी को यही मेरे पास रहने दीजिए, प्लीज। ये सुन ऋत्विक के चेहरे पर शातिर मुस्कान आ जाती है। वो फिर अकड़ दिखाते हुए कहता है, सॉरी ब्रोदर, लेकिन आज ऑफिस में सच में बहुत जरूरी काम है तो शिवन्या को मेरे साथ आना ही पड़ेगा। डोंट वरी, मैं उसे बहुत जल्दी छुट्टी दे दूंगा। जैसे ही काम खत्म होगा वैसे ही। ओके। इतना बोल ऋत्विक शिवन्या को अपने साथ ले जाता है। वही व्योम गुस्से में खड़ा होकर उसके पीछे जाने लगता है, पर फिर पापा कहते हैं, अरे व्योम बेटा, तुम चिंता मत करो। इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। ऋत्विक बस शिवन्या का बॉस है। तुम उस पर इतना गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। जाहिर था व्योम पर पापा के शब्दों का रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी व्योम शांत होने का दिखावा करता है और नितिन को ब्रेकफास्ट फिनिश करवाने लगता है। नितिन को भी इस ऋत्विक पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकता।
वही शिवन्या ऋत्विक की कार में उसे रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट करने लगती है। मिस्टर रायचंद प्लीज आप मुझे आज के दिन छुट्टी दे दीजिए, मैं ओवर टाइम कर लूंगी। प्लीज मुझे आज के दिन मेरे भाई के पास रहने दीजिए, उसे मेरी जरूरत है, मेरी हालत समझने की कोशिश कीजिए। ये सुन ऋत्विक का दिमाग खराब हो जाता है तो वो बॉसी ऑरा में बोला, मिस शिवन्या अब अगर एक और बार तुमने मुझसे छुट्टी मांगी तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा, एंड अगर ऐसा हुआ तो मैं जीवन अनाथालय कौड़ियों के भाव बेच दूंगा। अगर तुम सच में ऐसा चाहती हो तो तुम अभी इसी वक्त यहां से बाहर जा सकती हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। ये सुन शिवन्या जैसे ठंडी पड़ जाती है, उसका मुंह भी छोटा सा हो जाता है। वो कुछ सोचकर कहती है, तो क्या मुझे अब कभी छुट्टी नहीं मिलेगी? ऋत्विक लंबी सांस लेकर कहता है, हाँ मिल सकती है अगर मेरा मूड हुआ तो, फिलहाल मेरा मूड काम करने का है तो हमें ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। ये सुनकर शिवन्या उदास हो जाती है। वो खुद ही थी जिसने ऋत्विक की असिस्टेंट बनने की जॉब ऑफर एक्सेप्ट की थी, तो अब वो इस चीज से इनकार भी नहीं कर सकती। वही शिवन्या की खामोशी को हाँ समझकर ऋत्विक कार स्टार्ट कर देता है और लगभग आधे घंटे में वो दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। देखते ही देखते दोपहर के 12 बज जाते हैं। इतने में व्योम नितिन से कुछ बहाना बनाकर ऑफिस के बाहर खड़ा हो जाता है। वो पूरी बिल्डिंग को स्कैन करता है और ऋत्विक का ऑफिस देखता है। वो मन ही मन नफरत से ऋत्विक से कहता है, ऋत्विक के बच्चे, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ही सामने मेरी शिवन्या का हाथ पकड़ने की? तुझे तो मैं अब जान से मार दूंगा, अब तेरे जिंदा बचने की कोई गुंजाइश नहीं। इतना बोल वो किसी स्टाफ का रूप लेकर ऋत्विक के ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है। ऋत्विक अपनी कंपनी का सीईओ था तो जाहिर था हर कोई उस तक नहीं पहुंच सकता था, तो व्योम को भी 33वें फ्लोर में रोक दिया गया। केतन व्योम को आंखें दिखाते हुए गुस्से में बोला, ओ हीरो, कहा ऐसे कहाँ टहल रहे हो? तुझ पता तो है ना ये सीईओ का फ्लो है, यहाँ स्टार मेंबर्स को आने की परमिशन नहीं है, तो पतली गली से निकल वरना मैं तुझे ऑफिस के बाहर फिकवा दूंगा। ये सुन व्योम का दिमाग खराब हो जाता है। वो गुस्से में अपना हाथ केतन के गले की ओर बढ़ा ही रहा था, तभी केतन पर ऋत्विक का कॉल आ गया। ऋत्विक बस इतना ही बोला, केतन मेरे केबिन में आओ। ये सुन केतन जी सर बोल देता है, फिर अपने काम पर निकल जाता है। वही व्योम समझ जाता है कि ऋत्विक तक पहुंचने के लिए इसे ही चारा बनाना पड़ेगा, तो वो केतन के पीछे से नाक बनाकर उसे काट लेता है। इससे केतन तुरंत ही जमीन पर गिर जाता है। व्योम फिर केतन बनकर ऋत्विक के पास चला जाता है। ऋत्विक के केबिन में डोर नॉक करने की आवाज आती है। ऋत्विक बॉसी अंदाज में कहता है, कम इन। इतने में केतन, व्योम, ऋत्विक के सामने आकर खड़ा हो जाता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।